अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद आप खैर से होंगे। आज हम करेंगे अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 CS 504 की प्रिपरेशन। अच्छा, इस मिड टर्म प्रिपरेशन में हम बेसिकली मैं आपके साथ सारी वही चीज़ें शेयर करूँगी जो कि करंटली अभी आपके जो मिड्स चल रहे हैं 2026 के, उसमें जो पेपर में बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ और सिर्फ आप मेरी ये वीडियो देख लेते हैं, तब भी आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शुरू के 2 लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एज वेल एज MCQs, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपकी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आ रही है, आपने याद रखना है सॉफ्टवेयर के जो है वो 3 कंपोनेंट्स से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। पहला है प्रोग्राम, डेटा और डॉक्यूमेंट। बस प्रोग्राम, डेटा और डॉक्यूमेंट को आप मिलाएंगे तो आपका जो है वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। फिर इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा। इंजीनियरिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस का इफेक्टिव यूज़ जो है वो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है। सो ये इसका रेफरेंस है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपकी MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक MCQs आपका ये आ सकता है कि विच व्हाट इज़ नॉट कंटेन इन अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने अगर ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आप जो है वो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपके जो है वो MCQs आएंगे। अगर आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप उनको ईजिली कर सकते हैं। फिर आते हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है। सो बेसिकली जो टेक्निक थी जो कि हम स्मॉल सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज़ करते थे, वो हम लार्ज सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते थे। तो ये एक मसला आया, ठीक है। क्राइसिस बेसिकली एक मसला होता है। तो ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो 1960 में आया था। ये आपने डेट याद रखनी है, आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। और फिर जो है इसको हल किया गया था थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो डेफिनेशन है इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये भी MCQs के हवाले से आ सकते हैं, ऑल्दो शॉर्ट में आपसे पूछेंगे नहीं। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स है, विच इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन, फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टेक्निक्स, टूल्स, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपने जो है वो देख लेना है एक दफ़ा। उसके बाद वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर, ये भी यहाँ पे आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपको जो है MCQs में ऑप्शंस दिए हुए हो 4, आपको ये जब पता होंगे तो जो इसके अलावा कोई एक आएगा तो वो जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि इसमें से वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि एक वेल इंजीनियर सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें नहीं होती, ठीक है। दोनों तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है फॉर द MCQs पार्ट। अभी जो क्वेश्चन आंसर्स जितने भी आ रहे हैं रिपीटेडली, वो मैं आपके साथ जो है अभी आगे जो लेक्चर्स में आते हैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब देखिए लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास जो है ये आपने याद रखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की 2 ब्रॉडर कैटेगरीज है, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है। शॉर्ट के हवाले से भी आपने इसको याद करना है और दूसरा MCQs के हवाले से भी इसको अच्छे तरीके से देखना है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्टिविटीज़ हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये हाईलाइट करने का मकसद ये है कि सिर्फ आपने अगर ये 2 कीवर्ड्स भी याद रख लिए ना तो आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपको याद रहेगा वो एक्टिविटीज़ जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं किससे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ही कैटेगरी है, ठीक है। और फिर इसकी अम्ब्रेला के अंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर काइंड ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, जो कि किसके लिए काम आती है, परफॉर्म स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है। और इसकी जो आगे की एग्जाम्पल्स है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि आप बताएं कौन सी कंस्ट्रक्शन जो है ना इसमें से एक्टिविटीज़ हैं। और इसी तरीके से ये आपको देकर पूछ सकते हैं कि बताएं कौन सी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेडली आ रहा है लॉन्ग के हवाले से, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि राइट डाउन फ्रेमवर्क्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये 4 फ्रेमवर्क्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए ताकि आप लिख सकें, ठीक है। क्वालिटी फोकस है, प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं, टूल्स हैं। बस इनके नाम याद करें, इनकी डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो पढ़ लें एक दफ़ा, ताकि अगर एक लाइन की आप लिखना चाहते हो तो लिख लें, अदरवाइज नाम भी लिख देंगे तो इट्स इनफ। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप, ये MCQs के हवाले से ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो साइक्लिक होता है, ठीक है। और इसकी जो स्टेजेस हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ये वो आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं और MCQs में पूछ सकते हैं। बाकी जितना भी मटीरियल मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो के अंदर, इसका इंशाअल्लाह ताला आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आके इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आप इन चीज़ों को पढ़ भी लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने जो है अच्छे तरीके से याद करने के 4 फेजेस हैं। इसमें से MCQs में भी पूछ सकते हैं, इसलिए पूरी इनको पढ़ लीजिएगा, इनकी डिस्क्रिप्शन भी वो जो है ये आपको देकर पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि ये कौन सा फेज़ है, फिर आपने उसमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अच्छा, मेंटेनेंस के अंदर क्या आता है, करेक्शन, अडॉप्शन और एनहांसमेंट, तो ये भी एज एन MCQs आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ज़रूर जो है वो हर 10 में से 9 बच्चों से तो वो ये क्वेश्चंस पूछ ही रहे हैं, ठीक है। बोहम का ये वाली लाइन पूरी आपने याद रखनी है कि अगर कॉस्ट जो है ना, अगर $30 पर लाइन ऑफ कोड है और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, $4,000 पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको, इस कैलकुलेशन को, इस नंबर्स को आपने याद रखना है। अगर वो आपसे कोई सिनेरियो बेस्ड चीज़ भी पूछता है तो आपको पता है कि पर लाइन जो है वो $30 है और पर इंस्ट्रक्शन जो है वो $4,000 है, ठीक है। तो आप उसका एस्टीमेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी उन्होंने अकॉर्डिंगली सिनेरियो आपसे पूछा होगा, आप जो है वो बोहम का जो है ये निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। सो ये आपने जो है ना याद रखनी है, पर इंस्ट्रक्शन और पर लाइन ऑफ कोड का हिसाब क्या है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। लेक्चर 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं या आपने देख लेनी है, ठीक है। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज़ में वो आपसे पूछ सकते हैं। बाकी लेक्चर नंबर 4 भी जो है वो उसी की कंटिन्यूएशन है, तो इसको भी आपने जो है बस पढ़ लेना है। एमसीक्यूज़ पार्ट के हवाले से इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे बन सकते नहीं है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये वो आपसे पूछ सकते हैं कि अब जैसे ये जो है वो एमसीक्यूज़ आया कि द हाई लेवल बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर रिक्वेस्टिंग द सिस्टम और प्रोडक्ट, तो ये है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये आपने जो मैं लाइन हाईलाइट की है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये आपसे जो है ना रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हैं। अच्छा, फर्दर डिटेल्स जब पूछेंगे तो वो यूज़र रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन प्राइमरी डिटेल्स अगर वो पूछे हाई लेवल बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो वो आपके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है। तो इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, तो ये वाला टॉपिक तो आपने लाजमी करके जाना है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर स्टेक होल्डर्स की आपने सिर्फ जो है वो डेफिनेशन देख लेनी है। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको भी आपने सिर्फ जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेना है। यहाँ पे एक चीज़ ये नोट कीजिएगा कि रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके नीचे जो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके आपने याद रखना है। ये एक चीज़ मत समझिएगा इसको, और इसको इंटरमिक्स भी मत कर दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने लेक्चर 5 की तरफ। अच्छा, लेक्चर 5 में जो है, लेक्चर 5 इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी बस एमसीक्यूज़ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम के बारे में भी जो लिखा हुआ है इसको भी जो है ना आपने पढ़ लेना है कि क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर बाकी जो है वो यूज़ केस के बारे में बताया हुआ है, ये सब आपने पढ़ लेना है। लेक्चर 6 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें आपको जो है बेसिकली जो डायग्राम है वो कैसे बनाते हैं बताया गया। और तो पेपर में आपसे डायग्राम पूछेंगे नहीं, लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ काफ़ी हैं कि यूजेस क्या हैं, एक्सटेंट्स क्या हैं, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए और इनकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। ये जो है ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगेन एमसीक्यूज़ के हवाले से वो आपको ये दे के पूछ सकते हैं कि भाई बताएं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। या पोस्ट कंडीशंस के बारे में पूछ सकते हैं या प्री कंडीशन के बारे में पूछ सकते हैं, तो इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सब आपने पढ़ लेना है फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज़ पार्ट, ठीक है। जो चीज़ें क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अच्छा, सोर्स एंड सिंक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो सिर्फ जो है ना आपसे एमसीक्यूज़ के हवाले से पूछेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की हैं ये आपने याद कर लेनी है, और आपको ये याद होना चाहिए कि जो सोर्सेज है वो इनपुट्स होते हैं और सिंक्स जो है वो आउटपुट होता है। उसके बाद जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें, ये सिर्फ आपने एक दफ़ा जो है ना वो रीड कर लेनी है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो है इसमें से आपका जो है वो क्वेश्चन नहीं बनता, सॉरी एमसीक्यूज़ आता है। फॉर एग्जांपल ये वाला आता है कि डैश इज़ अनदर टेक्निक टू डॉक्यूमेंट डोमेन नॉलेज, दिस इज़ द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। तो आपको याद होना चाहिए कि एसटीडीज़ हैं, ठीक है, विच इज़ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। उसके बाद जो है यहाँ पे भी अगेन एमसीक्यूज़ हैं, वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक ऑल तो वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस दफ़ा जो है इतना जो इस दफ़ा के पेपर्स में ये वाला टॉपिक भी इतना नहीं पूछा गया। ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिपीटेडली हर दफ़ा आता है और इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली जो है ना एक्सटर्नल इनपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स और एक्सटर्नल इंक्वायरीज, इन तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है, ये वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इनकी डेफिनेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फ़र्क क्या है यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कीवर्ड्स जो है ना वो याद होने चाहिए जिससे आप जो है वो डेफिनेशन याद रखें। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, देखिए द एक्सटर्नल इनपुट इज़ एन एलिमेंट्री प्रोसेस दैट प्रोसेसेस डेटा, ठीक है, प्रोसेसेस डेटा और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री, ठीक है। ये इसके दो कीवर्ड्स हैं, एक तो प्रोसेसेस डेटा, एक्सटर्नल इनपुट क्या करते हैं, प्रोसेसेस डेटा करते हैं और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन करते हैं जो कि कहाँ से आ रही होती है, आउटसाइड द एप्लीकेशन बाउंड्री। इस तरीके से एक्सटर्नल आउटपुट्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल आउटपुट्स भी जो है वो एलिमेंट्री प्रोसेस है दैट सेंड्स डेटा, ठीक है, और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बाउंड्री। ऊपर वाले क्या कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, नीचे वाला सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, आउटपुट वाला वो सेंड करे डेटा को। और इंक्वायरीज़ में देखें, इंक्वायरीज़ में सेम यही डेफिनेशन है जो आउटपुट्स की है, बस फ़र्क क्या है कि जो आउटपुट्स हैं वो उनके अंदर इन्वॉल्व होता है एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन मैथमेटिकल फार्मूला और कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होती है, जबकि एक्सटर्नल इंक्वायरीज़ में नो मैथमेटिकल फार्मूला और कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो इन दोनों का बस यही फ़र्क है। तो ये तीन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और ये टेबल, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ट्रांजेक्शनल फंक्शंस की टाइप आपने बतानी है, ठीक है। तो अब इसको भी याद करने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। ये बिहेवियर्स के नाम तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये जो बिहेवियर है, अल्टर द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, मेंटेन वन और मोर ILFs और प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र, ठीक है। ये सिर्फ तीन फंक्शन है, ठीक है। ये ऊपर पी टेक्स्ट में भी जिक्र किया हुआ है। अब आपने याद रखना कि जो EI है, EI के जो दो फंक्शंस हैं वो प्राइमरी हैं, ठीक है, यानी वो प्राइमरी फंक्शंस करते हैं, प्राइमरी इंटेंट PI, ठीक है। EI से याद रखें कि EI के जो दो फंक्शंस हैं वो PI है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि जो प्रेजेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू अ यूज़र है ना वो जो है ना वो अलग है। बस ये एक फंक्शन ऐसा है जो कि जो है वो तीनों में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है, वरना EI जो है उसके दोनों वो ज़्यादा प्राइमरी इंटेंट के फंक्शन फॉलो करता है। जो एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं उसके मे बी होते हैं, ठीक है, वो करेगा या नहीं करेगा। और जो एक्सटर्नल इंक्वायरीज़ होती हैं वो नली होती हैं, ठीक है, नॉट अलाउड ही होती हैं। बस एक फंक्शन ऐसा है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू यूज़र वाला, जो कि जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं वो जो है मे बी करता है नहीं करता,
और ये जो आउटपुट है वो तो करता ही करता है, क्योंकि वही तो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करता है, और ये भी जो है ना वो करता ही करता है। तो आपने इसको इस तरीके से टेबल को सिंप्लीफाइड करके अगर आप देखें तो आपको जो है वो बहुत आसान सा नज़र आ जाएगा ये टेबल, कि जो है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन में जो है वो सिर्फ ये तीनों जो है वो एक दूसरे से अलग है। यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, बाकी जो है ना जो क्यू ए जितना भी है वो एन ही होता है, एम ओ ई ओ जो है वो मे बी होता है, और प्राइमरी एक्सटर्नल इनपुट्स जो है वो प्राइमरी ही होते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से करना है, वो आपसे टेबल बना के भी पूछ सकता है, और ये आपका शॉर्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा मस्ट। ठीक है, अच्छा डेटा फ्लो डायग्राम के बारे में अगेन यहाँ पे आपके पास जो है वो ये आ गए हैं, आप इसको सिर्फ पढ़ लें एमसीक्यूज़ के हवाले से, क्वेश्चंस के हवाले से। ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपसे जो है वो लॉन्ग में पूछेगा। ठीक है, लॉन्ग का सवाल है, इसको आपने अच्छे से याद करना है कि जो है ये ऑपरेशंस क्या करते हैं। क्रूड सिंपली स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, और इसकी जो वन लाइन डिस्क्रिप्शन है ये भी आपको जो है ना वो आनी चाहिए। फिर अगेन एमसीक्यूज़ के लिए इसको पढ़ लें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चंद ही क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो होते भी नहीं हैं। ज़्यादातर एक बात याद रखें कि ना आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब अगर थ्योरी बेस भी आ रहा है ना तो एक आध जो है वो सिनेरियो बेस भी आपका जो है ना वो क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आपने जो है ना उस लिहाज से टॉपिक्स को समझना है कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि अगर वो आपसे सिनेरियो में कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसका आउटपुट जो है वो क्या होगा। बाकी जितने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है, ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। वो प्रोटोटाइप को सिर्फ ये पूछेगा कि रिड्यूस कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन के लिए हम कौन सी जो है वो टेक्निक यूज़ करते हैं, तो वो जो है प्रोटोटाइपिंग है। ठीक है, MCQs में। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर ये सारा आपने पढ़ लेना है फॉर द सेक ऑफ MCQs। अच्छा, स्ट्रैटेजीज़ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सॉफ्टवेयर स्ट्रैटेजीज़ के अंदर वो आपको कोई भी सिनेरियो देगा और एंड में आपसे सिर्फ ये कहेगा कि अब आप बताएं कि सॉफ्टवेयर की कौन सी 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। ठीक है, 2 फंडामेंटल स्ट्रैटेजीज़ जो है वो सिनेरियो बता के आपसे पूछेगा, तो वो आपको पता होनी चाहिए। एक फंक्शनल या स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बोलते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ठीक है, ये 2 नाम आपने याद रखने कि कौन सी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की 2 स्ट्रैटेजीज़ है, क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेगा। तो आपको बस ये 2 नाम याद होने चाहिए कि एक फंक्शनल स्ट्रैटेजी है, फंक्शनल डिज़ाइन, और दूसरी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है। ठीक है, उसके बाद जो है कपलिंग एंड कोहेजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बार बार इसके भी रिपीट हो रहा है, MCQs भी रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसको भी आपने जो है ना वो अच्छे से कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि अगर कपलिंग ज़्यादा होगी तो क्या चीज़ वीक होगी, और अगर कपलिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इस तरीके से वो ऊपर सब लिखा हुआ है, उसमें पैराग्राफ में जो हाईलाइट हुआ है वो एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन क्या टेक्निक है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ये, और इनकैप्सुलेशन क्या होती है ये। ठीक है, MCQs के हवाले से अगेन नॉट फॉर द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट। के बाद लेक्चर 13 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं आप पढ़ लीजिएगा। मेरा मेन फोकस ये कि आपको वो बताऊँ जो कि उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से। अच्छा, कंपोनेंट जो है ऑब्जेक्ट एंड क्लास, इसके बारे में भी जो है ना वो क्वेश्चन वो आपसे सिनेरियो बेस करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक को भी आपने अच्छे से जो है वो पढ़ लेना है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है और क्लासेस क्या है, और इनकी एग्जाम्पल्स भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट मॉडल, इसकी ये वाली जो है वो आपसे पूछ सकते हैं, जो लाइन है इन MCQs पार्ट कि द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कलेक्टिवली आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, बस ये इतना ही, बाकी इस टॉपिक में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पूरा स्किप कर दें। लेक्चर 14 का जो ये वाला टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में 2 तरह के मॉडल्स आते हैं, एक स्टैटिक मॉडल है, दूसरा डायनेमिक मॉडल है। ठीक है, अच्छा, डायनेमिक मॉडल का बस आप याद रख लें कि इसकी सिनेरियो डायग्राम होती है। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें वो स्टैटिक मॉडल में आएंगी, क्योंकि अगर MCQs में आपसे पूछते हैं ना कि आप बताएं कि ये चीज़ें दे के आपसे पूछ लेते हैं, बताएं भाई स्टैटिक मॉडल है डायनेमिक मॉडल है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि डायनेमिक मॉडल में सिर्फ जो है वो सिनेरियो डायग्राम्स होती हैं, बाकी सब चीज़ें स्टैटिक मॉडल में आती हैं। उसके बाद ये वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, कि इसकी 4 लेयर्स, अब देखिए मैं आपको अगेन बताती हूँ कि इसकी 4 लेयर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की, कौन कौन सी है। ठीक है, पहली आ गई आपके पास सब लेयर में क्या होता है, बेसिकली कस्टमर रिफाइन रिक्वायरमेंट्स आप बताते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर, इसमें आपने याद रखना है कि हम हायरार्कीज़ बनाते हैं। ठीक है, यानी प्रायोरिटीज़ बताते हैं कि पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। उसके बाद जो है मैसेज लेयर आती है, मैसेज से आपको जहन में आ जाना चाहिए कि ये लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन। और फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर, ये इसमें क्या होता है, इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और एल्गोरिथमिक डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो एक एक कीवर्ड से आपने याद रखना है, पूरा सेंटेंस आप खुद से लिख सकते हैं अगर आपको कीवर्ड्स याद हो। ठीक है, फिर ये MCQs के हवाले से आ गया, और फिर हम आगे चलते हैं। फिर लेक्चर 15 में तो कुछ है नहीं, बस आपको ये एक लाइन MCQs के हवाले से पढ़ लेनी है। 16 का ये वाला टॉपिक, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर स्टूडेंट के पेपर में ना इसका एक क्वेश्चन आया ज़रूर है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आ रहा है। देखिए, जो पीटर कॉर्ड है इसके प्रोसेसेस जो है वो 5 एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल है। ठीक है, वो आपसे या तो 5 एक्टिविटीज़ के नाम पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो 5 एक्टिविटीज़ के अगर आपने नाम भी बता दिए तो इट्स ओके। ठीक है, 5 एक्टिविटीज़ इसमें भी, और फिर आगे की जितनी मतलब एक यहाँ पे और 4 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की। लेकिन इसके अंदर ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ
ये देखिए, सेलेक्ट एक्टर, सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स, सेलेक्ट प्लेसेस, सेलेक्ट ट्रांजेक्शंस और सेलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्ट टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। ये तो आपको नाम याद होने चाहिए कि इसकी सब कैटेगरी क्या है ऑब्जेक्ट्स की, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो इसके अंदर 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये आपसे, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा इसके अंदर के जो है ना वो स्टेप्स बताएं, या वो ये पूछेगा कि इसके अंदर के जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो आप बताएं, ठीक है। तो आपको ये कैटेगरीज के नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनके नाम याद होने चाहिए। उसके बाद 2 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तीसरी तरह का क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि सेलेक्ट एक्टर के अंदर आपने जो है वो कैसे एक्टर जो है वो सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि एक्टर्स हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है कि वो आपसे इसके अंदर बस ये पूछ सकता है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कौन से प्रोसेस है। तो आपको उन 6 स्टेप्स के नाम जो है ना, नाम अच्छे से याद होने चाहिए और उनको एक दफ़ा पढ़ के भी जाएगा, क्योंकि वो आपसे सिनेरियो देकर ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हुई है ना, ये इनको पढ़ लें तो आपके जहन में आ जाएगा कि जी इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। वो आपसे सिनेरियो देकर ये पूछ सकते हैं कि आप बताएं। फॉर एग्जांपल पूरा उसने सिनेरियो दिया, उसके अंदर अकाउंट और कैलेंडर की बात हुई और वो आपसे पूछे कि आप बताएं कि अकाउंट जो है वो ऑब्जेक्ट की किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उस पर आपको बताना पड़ेगा टेंजिबल थिंग्स, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपके जो है वो ज़्यादातर इसी में से आए हैं, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी के जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ऊपर मैं आपसे डिस्कस किए पीटर क्रॉट के, वो ये हैं डिफाइन एट्रीब्यूट्स, जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर एट्रीब्यूट्स हो गए, फिर जो है कोलैबोरेशन बतानी है, ठीक है, एसोसिएशन, और फिर डिफाइन सर्विसेज। तो ये 4 उसके स्टेप्स हैं। और पहला जो स्टेप है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपके एमसीक्यूज भी बहुत सारे आ रहे हैं और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपने अच्छे से करके जाना है। बाकी लेक्चर 18 में जो है केस स्टडी है, सो दैट्स इट फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। और इसी के अंदर लेक्चर 18 को आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं और इसी के अंदर जो है ना वो आपका एमसीक्यूज की भी फुली जो है ना वो तैयारी हो जाएगी। आपको कोई एक्सटर्नल फाइल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके हैंड आउट्स इस सब्जेक्ट के लिए इनफ है। आपने अगर ये कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जो है वो एमसीक्यूज करवा देती हूँ साथ में, ताकि एक थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आ जाए। ये आपके जो है एमसीक्यूज जो आपके क्विजेस होते हैं ये उससे जनरेट किए गए हैं। अच्छा देखिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली डील्स विद डैश ऑफ द सिस्टम, ठीक है, डेफिनेशन फेज के साथ। उसके बाद है इफ़ यू ट्राई टू मेक सॉफ्टवेयर मोर यूज़र फ्रेंडली दैन डैश में सफ़र, ठीक है, एफिशिएंसी सफ़र करेगी। उसके बाद जो है इन यूज़ केस डायग्राम एंड एलिप्स डेफिनेशन क्या है, यूज़ केस सॉरी इन यूज़ केस डायग्राम एंड एलिप्स सिग्निफाइज अ यूज़ केस, ओके। उसके बाद जो है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैराडाइम एंड इंजीनियरिंग अप्रोच मस्ट बी फाउंडेड एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू क्वालिटी। क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ही 2 चीज़ें आनी थी, हमने पढ़ा था। डैश रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मोर पावरफुल हार्डवेयर रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स याद होंगे तो आपको पता होगा ना, अनसिस्टमेटिक अप्रोच। उसके बाद जो है द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग आवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ये मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस की नॉलेज को हम जब यूज़ करते हैं इफेक्टिवली तो वो हमारे पास जो है वो इंजीनियरिंग में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। फिर द प्रोसेस इन डीएफटी डायग्राम्स रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। एक और हम जल्दी से देख लेते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे जो है कोहेजन वाला टॉपिक में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रॉन्ग कोहेजन इम्प्लाइज दैट ऑल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट हैव क्लोज लॉजिकल रिलेशन विद ईच अदर। कोहेजन में जो है वो इंटरनल जो एंटिटीज़ होती है उनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कपलिंग में बाहर वालों का स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसको हमेशा से ध्यान में रखिएगा। अगर घर वालों का घर वालों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है तो दैट्स अ गुड साइन, ठीक है। लेकिन अगर घर वालों का आपस बाहर वालों से बहुत अच्छा रिलेशन है तो वो आपस में जो है एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम जो है वो बाहर वालों को ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना कपलिंग होना इट्स नॉट अ दैट मच गुड थिंग, लेकिन कोहेजन होना इट्स वेरी बेस्ट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर घर में सबकी दूसरे से बॉन्डिंग होगी तो अच्छा सिस्टम चलेगा, खुशी खुशी। ओके, उसके बाद जो है द UML बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ अ सिस्टम composition relation between two objects is shown by dash sign on the whole side of relation line, ठीक है, a filled diamond। उसके बाद है the modules interacting with each other through message passing have dash between them, ठीक है, low coupling। उसके बाद a context diagram is a DFD which gives an overview of the system। Transactions are dash that must be remembered through time events, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद है dash is an extremely powerful technique for dealing with complexity which is abstraction। The UML diagram, the UML based object-oriented model is a system. The association relation between two modules are depicted by a straight line। उसके बाद है देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के भी जो है ना काफ़ी MCQs हैं, तो इस वाले टॉपिक को अच्छे से करना है। ये मैं आपको बताया था मैंने कि कौन सी लेयर थी जिसमें स्ट्रक्चर और एल्गोरिथमिक डिज़ाइन था। अभी आप जल्दी से गैस करें कि क्या था, फिर मैं आपको इसका जो है वो आंसर बताती हूँ। ये वाली जो लेयर है वो बेसिकली आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर थी। देखें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर थी, तो ये आपको जो है वो याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है डैश इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। ये भी मैंने आपको बताया था कौन सी टेक्निक कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन को जो है वो हटाती है, वो हमारे पास थी प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद जो है विच इज़
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग वन ऑफ द 4 लेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये मैंने आपको कहा था आपको लेयर्स याद होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये वाली लेयर भी थी, ये वाली भी थी, ये वाली थी, एब्स्ट्रैक्ट लेयर कोई नहीं थी, इसकी जगह कौन सी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर थी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द CS504 मिड टर्म प्रिपरेशन। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, और मुझे पूरा भरोसा है आप अगर इसको हैंड आउट्स को अगर अच्छे से करके चले जाए ना, सो यू विल बी स्कोरिंग इंशाल्लाह ताला 10 on 10, इवन आई कुड से 30 on 30। और मुझे पेपर देने के बाद ज़रूर आके बताइएगा कि आपके इनमें से कौन से क्वेश्चंस लगे, बिकॉज आई एम 101% श्योर कि आपके इसमें से क्वेश्चन ज़रूर लगेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना एंड अच्छे से पेपर्स लेकर आएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।